हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव जीतकर सियासी रिवाज को बरकरार रखा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें ही मिल पाई हैं। कांग्रेस ने इस बार 40 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आप यहां खाता तक नहीं खोल पाई है, जबकि पहाड़ में भी आपने पूरी कोशिश की थी। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई। बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। क्यों किया हंगामा, मैं आपको बता देता हूं। इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे मानते हैं, उनके समर्थक ऐसा मानते हैं कि भाई ये जीत तो हमारी है, हमारे पतिदेव को बतौर श्रद्धांजलि लोगों ने ये अर्पित की है जीत, तो अब इस पर हमारा हक बनता है। लेकिन एक और चेहरा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल के सामने समर्थकों ने होटल सिलसिल में नारेबाजी की। किसके समर्थकों ने? प्रतिभा सिंह, उनके समर्थकों ने। अब जब नारेबाजी हुई तो वरिष्ठ नेताओं ने समर्थकों को समझाकर माहौल शांत करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राजभवन पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पार्टी के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। अब कांग्रेस मुख्यालय में तो शिमला में बैठक विधायकों ने की और सीएम के नाम को लेकर फैसला होगा, मंथन भी होगा, चर्चा होगा। लेकिन यह भी सबको पता है कि बात दिल्ली आएगी और जब दिल्ली आएगी तो दिल्ली से संकेत जाएगा कि कौन बनेगा। अब तमाम नेता वहां होटल में रुके हैं और प्रतिभा सिंह ने तीनों ही नेताओं से शिमला पहुंचने पर स्वागत भी किया और उनसे मुलाकात भी की। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या हो रहा है, सीएम का चेहरा कौन होगा। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। इसको लेकर चर्चा यह चल रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे होना चाहिए। अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा है। इस बयान को लेकर प्रतिभा सिंह ने भी अपना दावा ठोक दिया है। वो वीरभद्र सिंह की यादें और कामकाज को लेकर जनता की सेवा करना चाहती है। प्रतिभा सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। प्रतिभा सिंह हिमाचल के मंडी से सांसद हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनको सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहां पर बाय इलेक्शन होगा, विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक और नाम है सुखविंदर सिंह, मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम है। सभी अपने अपने लॉबिंग में जुट गए हैं। हाईकमान किसी विवाद से बचने के लिए राजेंद्र राणा ठाकुर, जो कि ज्वाली से चंद्र कुमार हैं, सोलन से धनीराम शांडिल के नाम पर भी विचार कर सकती है। विचार चल रहा। अब दिल्ली में भी दो लॉबी है, एक राहुल गांधी और उनके सलाहकार हैं, दूसरी 10 जनपद की लॉबी है और प्रियंका के संकेत हैं। दोनों में से किसका नाम आगे निकल पाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका चाहती हैं कि प्रतिभा सिंह को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी एक अलग सोच रखते हैं। तो फिलहाल मंथन चल रहा है। हो सकता है कि गांधी परिवार में सहमति हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात मानी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है साहब कि बीजेपी जो कि अजेय है वो हार कैसे गई। ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है और ये चिंता का विषय जयराम ठाकुर के लिए भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस बार सूबे की 68 सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी मैदान में थे। जयराम ठाकुर कैबिनेट के 11 मंत्री चुनाव लड़े। अब सबसे बड़ी बात है कि सराज सीट से जो जयराम ठाकुर हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की है सराज सीट से। किससे? सराज सीट जो उनकी सीट है जहां से वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, और वहां से रिकॉर्ड मत हासिल किए हैं। उनके मंत्रिमंडल से कई मंत्री हार गए, उन्हें जनता का भरोसा नहीं मिल पाया। जयराम ठाकुर के अलावा हिमाचल सरकार में एमपीपी और ऊर्जा मंत्री रहे सुखराम चौधरी को पावटा साहेब विधानसभा सीट से जीत मिल गई है, जबकि जयराम ठाकुर के 9 रत्न की हार हुई है। 9 रत्न मतलब उनके मंत्रिमंडल के 9 सदस्य। कांगड़ा जिले की शाहपुर सीट से जयराम ठाकुर के मंत्री नहीं सरमीण चौधरी चुनाव हार गई। जयराम कैबिनेट के शहरी विकास मंत्री रहे हैं। सुरेश भारद्वाज शिमला जिले के कसुम्पटी सिटी के रहे हैं, सीट से चुनाव हार गए हैं। और सुरेश भारद्वाज पिछला 4 चुनाव शिमला शहरी सीट से भी जीते थे। बीजेपी हाईकमान ने इस बार भारद्वाज की सीट बदलने से पहले उन्हें कसुम्पटी सीट से टिकट दिया था। सोलन जिले की कसुम्पटी सीट से चुनाव लड़ने वाले स्वास्थ्य मंत्री
रहे डॉक्टर राजीव सैजल को भी हार का सामना करना पड़ा है। शिक्षा मंत्री गोविंद भी चुनाव हार गए हैं। मनाली सीट पर गोविंद सिंह ठाकुर को कांग्रेस के भुवनेश्वर गौड़ ने हरा दिया है। जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी को 10 में से 9 सीट बीजेपी में, एक धर्म सीट से कांग्रेस जीती है। वहीं धर्मपुर सीट पर कांग्रेस के चंद्रशेखर ने जयराम नंबर 2 रहे मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को भी हरा दिया है। बीजेपी ने इस बार महेंद्र की जगह उनके बेटे को टिकट दिया था। हर चुनाव को जीतने और हारने पर जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन हिमाचल चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा मेहनत की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उनके साथ लगे रहे। राजीव शुक्ला को भी जीत का श्रेय जाता है। हैरत की बात यह है कि बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं, खासकर बीजेपी की ओर से, वो इस चुनाव से उतने ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दिए या क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आनंद शर्मा, उनके बागी तेवर देखने को मिले हैं। और आनंद शर्मा ने बागी तेवर दिखाया, जो कि हिमाचल से आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सबसे बड़ी बात है कि यह पहला चुनाव है जो बिना वीरभद्र सिंह के, जी हां, यह पहला चुनाव है जो बिना वीरभद्र सिंह के और बिना प्रेम कुमार धूमल के लड़ा गया। आपको बताते हैं कि हिमाचल की जनता को आखिर कांग्रेस की कौन सी गारंटी दी थी, इसे समझ लीजिए, क्योंकि फ्री बीज की बात, घोषणाओं की बात जो की जा रही है, वो एक बड़ा कारण हो गया आजकल। इसमें ओपीएस स्थानीय की वन पेंशन स्कीम के तहत 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ देना और 21,50,000 महिलाओं को 15 रुपए भत्ता देना, जी हां, और 300 रुपए यूनिट मुफ्त बिजली 12 लाख लोगों के लिए, 5 लाख युवाओं को रोजगार और 16 लाख यंग वोटर्स को साधने में कांग्रेस सफल रही है। फसल रेट तय करने का अधिकार भी 5 से 6 लाख बागवान के जरिए। यह जरूर याद रखिएगा कि 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड और युवाओं के लिए दूसरा वादा मोबाइल क्लिनिक और मुफ्त इलाज की बात भी यहां पर की गई है। 1.5 लाख ग्रामीणों को लाभ देना, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात यहां पर की गई है। डेली 10 लीटर दूध की खरीद, जिसमें 95% गाय भैंस पालक को फायदा होगा और 2 रुपए किलो गोबर खरीद की भी गारंटी किसानों को दी गई। ये भी 10 वादे हैं, ये आपको बताना इसलिए जरूरी है, जिससे आप ये राज्यों में चुनाव हो तो याद रखिएगा कि सरकार से आप अपना हक मांग सकते हैं कि सरकार ने वादा किया था जो अब सत्ता में आ गई है। चलिए बीजेपी के हार के कुछ कारणों की बात कर लेते हैं। बगावत हुई, जमकर हुई हिमाचल में, और इस बगावत ने सत्ता छीन ली। अब सबसे बड़ी बात है कि जब इस बगावत ने सत्ता छीन ली तो आप क्या करेंगे? बगावत क्यों हुई? असल में जयराम ठाकुर का बहुत विरोध हुआ, और जब जयराम ठाकुर का विरोध हुआ तो दिल्ली में कुछ हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता बैठे हुए हैं। उन बड़े नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन जयराम तो जयराम ठहरे, जनाब जयराम तो ठाकुर ठहरे, वो कहां सुनने वाले थे। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया और वहां की जनता जयराम ठाकुर से बहुत नाराज होती चली गई। इस बात की जानकारी दिल्ली को थी। दिल्ली जयराम को बदलना चाहती थी, दिल्ली मंत्रिमंडल में कई चेहरों को भी बदलना चाहती थी, और दिल्ली में मौजूद कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनको संकेत भी दिया गया कि क्या आप आएंगे। वो गए नहीं। उन्होंने कहा कि साहब अब बात हाथ से निकल गई है, इसलिए जाके क्या करेंगे। वो नहीं गए तो पार्टी ने फिर तमाम मंथन के बाद किया कि अब इसी चेहरे के साथ आगे बढ़ा जाए, फेरबदल नहीं किया जाए। बस यही पार्टी से गलती हो गई, और जब गलती हुई तो इतनी ज्यादा हो गई कि वो संभल में नहीं आ पाई। पार्टी चुनाव हार गई, और जयराम और मंत्रिमंडल में बैठे जो लोग थे, पार्टी के लोगों की इतनी नाराजगी हो गई कि विद्रोह हो गया। पार्टी में बड़ी संख्या में निर्दलीय खड़े हो गए। ये पहली बार था कि इतना ज्यादा विस्फोट पार्टी में होगा, और उन निर्दलियों ने 1% से पार्टी को हरा दिया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मत प्रतिशत में बीजेपी में और कांग्रेस में, केवल 1% का है। और वो 1% का खेल किसने बिगाड़ा? वो 1% का खेल बिगाड़ा बागियों ने, बीजेपी के बागियों ने। अब आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनसे जनता ज्यादा नाराज थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं से आते हैं। इन दोनों को लेकर राज्य में नाराजगी देखी गई, यानी कि अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से भी बीजेपी ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। वो भले ही यहां से हैं
4 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का संसदीय क्षेत्र है। कुल 17 विधानसभा आती हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 10 सीटें यहां पर जीत ली। यही नहीं, 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत ली है। इसके अलावा सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, 5 सीट हैं, एक जिले की 5 सीट, उनमें से एक भी नहीं मिली। इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि हिमाचल की जनता को बीजेपी के बड़े चेहरे पर शायद अब भरोसा नहीं रहा। चुनाव से जुड़ी खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पैतृक गृह क्षेत्र भौरंज है, यहां से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उनका जो आवासीय क्षेत्र है वो हमीरपुर है। मैंने बताया कि आपको यहां क्या हालत हुई। उनके पिता यानी कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिस सुजानपुर सीट से चुनाव लड़ते थे, वहां भी बीजेपी का जनता ने नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया पूरी तरह से। अब इस बीच अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश के में जनादेश का सम्मान करते हैं और उनकी पार्टी राज्य के हित में काम करती रहेगी। अनुराग ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में नई कांग्रेस राज्य सरकार के विकास के लिए प्रतिबद्ध होगी। लेकिन जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका यह गृह जिला है बिलासपुर, वो भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है वहां पर। बिलासपुर जिला भी सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 सीटें बीजेपी जीत गई। बिलासपुर विधानसभा सीट बेहद ही खास सीटों में शुमार है। इस सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बंबा ठाकुर चुनाव हार गए। उनको भाजपा के त्रिलोक ने मात दे दी है। जेपी नड्डा ने इस सीट से 2007 में चुनाव लड़ा था आखिरी। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर हुआ क्या। बात करते हैं चुनाव गुजरात में आरएसएस की मदद से बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हिमाचल में कांग्रेस जीत गई है, गुजरात में बीजेपी जीत गई है। गुजरात में इसलिए जीती है क्योंकि वह मोदी मॉडल सफल हो गया है। सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, चेहरों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी लहर। और अगर चेहरे बदल दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म होती जाती है, खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बीजेपी। तो क्या मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा या फिर हिमाचल की तरह वो गलती दोहराई जाएगी जो गलती दोहरा दी गई है? मंथन हो रहा है, संघ में भी, संगठन में भी, दिल्ली में भी। बहुत जल्द इसके परिणाम सामने नजर आएंगे। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। मुद्दे की बात में इतना ही। मैं मनोज बनू, चलते रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।